मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव, और अपनी क्लास का समय भी निर्धारित हो गया है। अब रोज़ाना अपन 11 बजे अपनी क्लास होगी फिजिक्स की, तो अपने टाइम पे ही पहुँचें। तो अपना नेक्स्ट कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल था कि कोई बिंदु आवेश है और एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव की परिभाषा और विद्युत विभवांतर की परिभाषा। कल इनके बारे में अपने जानकारी ली थी। तो विद्युत विभव, विभवांतर, इनकी एक बार डेफिनेशन में रिपीट कर देता हूँ। विद्युत विभव था कि अनंत से किसी परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के तुल्य होता है। फॉर्मूला था V = W/Q0, मात्रक जूल पर कूलम, या फिर अपन कह सकते हैं वोल्ट। फिर एक बिंदु आवेश Q था, उस Q के कारण R दूरी पर कोई बिंदु P माना, उस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना? V = था KQ/R। ये कल अपन ने पढ़ लिया था। तो एक बिंदु आवेश के कारण तो अपन ने कल पढ़ लिया, लेकिन बिंदु आवेशों का एक सिस्टम, बिंदु आवेशों का एक समूह है, उसके कारण विद्युत विभव कितना होगा? एक समूह के कारण अपन बात कर रहे हैं। तो उसके लिए अपन ने माना कि अपने पास कई सारे आवेश हैं, सपोज Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, Qn तक मान सकते हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया। वो पॉइंट इन सभी आवेशों से स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर एंड सो ऑन Rn वेक्टर पर स्थित है। तो देखें, ये एक बिंदु मैंने मान रखा है। देखो, ये बिंदु P है और ये बिंदु P बिंदु आवेश Q1 से R1 वेक्टर पर, Q2 से R2 वेक्टर पर, Q3 से R3 वेक्टर पर, Q4 से R4 वेक्टर एंड सो ऑन Qn से Rn वेक्टर पर है। देखो, यहाँ पे एक समूह बन गया आवेशों का, और इन समूह के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर विद्युत विभव कितना होगा? तो विद्युत विभव जो होता है वो एक अदिश राशि होती है, तो इसलिए यहाँ पे सदिश योग ना बोल के अपन बोलेंगे बीजगणितीय योग। तो इस बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या होगा? सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्लियर है? तो इन सभी के कारण जो विभव है वो तो अपन पहले एक अकेले बिंदु आवेश के कारण तो कल अपन निकाल चुके। तो उसी के अनुसार अपन इन सभी का लिखेंगे और फिर सभी का बीजगणितीय योग करेंगे, तो बिंदु P पर अपने को क्या मिल जाएगा? परिणामी या कुल विभव। तो देखो, तो मैंने मान लिया कि बिंदु P Q1, Q2, Q3, Qn से क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 एंड सो ऑन Rn वेक्टर दूरी पर है। तो बिंदु P पर परिणामी जो विभव होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के तुल्य होगा। अर्थात बिंदु P पर विभव, परिणामी विभव को V से डिनोट किया है। तो पहले के कारण Q1 के कारण V1, Q2 के कारण V2, Q3 के कारण V3, Q4 के कारण V4 और Qn के कारण Vn। तो सभी को मैंने जोड़ दिया। अदिश राशि है तो इसका बीजगणितीय योग हो गया। अब अकेले बिंदु आवेश अपन अलग अलग निकालेंगे, पहले V1 का, फिर V2 का, फिर V3 का, इसमें मान रखेंगे और फिर अपन उसको सोल्व करेंगे। देखें, तो V1 के कारण Q1 के कारण R1 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव V1 क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण Q1 के कारण है R1 दूरी पर, तो वो होता है KQ/R, मीन्स KQ1/R1। इसी प्रकार Q2 के कारण R2 दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव V2 = KQ2/R2। इसी प्रकार V3 बराबर KQ3/R3। इसी प्रकार nवें आवेश के लिए Vn बराबर KQn/Rn। ये सभी मान समीकरण 1 में रखें। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कुछ इस प्रकार से बनेगी, सभी का योग।
सभी पदों में से देखो k कॉमन आ रहा है क्या, k कॉमन ले लिया, बचा k Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 एंड सो ऑन Qn/Rn। ये श्रेणीबद्ध है, क्रम में है, क्रम में है तो इन सभी का योग अपन समेशन से लिख सकते हैं। क्रमबद्ध है तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में। तो v बराबर k समेशन Qi/Ri, और i का मान देखो यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1, 2 है तो 2, मतलब दोनों का सेम है। और कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, कहाँ तक, n तक, तो i = 1 से लेकर n तक। तो इस पूरे जो ब्रैकेट है उसको आप इस समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। k का मान रखें तो v बराबर 1/4πε0 समेशन i = 1 to n Qi/Ri। तो ये जो व्यंजक आया है, ये आया है इस आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर। अब इसमें आवेशों के निकाय में एक से अधिक कितने भी आवेश हो सकते हैं। जैसे 3 आवेश हैं तो i का मान 1 से लेकर 3 हो जाएगा, 10 हैं तो i का मान 1 से लेकर 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव इस प्रकार से दिया जाता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा तो अपन पहले चैप्टर में पढ़ा था। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बड़ी आसान थी कि 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हों तो बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो उसी के अनुसार अपन यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं और जिसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो देखो, अपन ने माना कि अपने पास में एक विद्युत द्विध्रुव है, ये मैंने एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया, ये मान लिया है। तो विद्युत द्विध्रुव AB नाम दिया है इसको। तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के, तो मैंने मान लिया यहाँ -Q रखा है और यहाँ +Q। देख सकते हैं परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है। ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया। इसकी टोटल लंबाई 2L मानी है, तो इसका केंद्र बिंदु ये हो गया O। तो L दूरी तो हो गई ये और L दूरी हो गई ये 2L की जगह अपन R भी मान सकते हैं, D भी मान सकते हैं, लेकिन जब D लोगे तो उसका आधा जो होगा वो D/2, R लोगे तो R/2, इसलिए अपन ने इसकी दूरी जो है, लंबाई जो है वो 2L मानी है। ठीक है, अब वो बिंदु कहाँ है, बिंदु हमेशा केंद्र से लेना अपने को। कहाँ से लेना है, केंद्र से। तो इसके केंद्र से R थीटा स्थिति पर, R थीटा का मीनिंग है कि R तो उसका स्थिति सदिश है और थीटा एंगल है। एंगल किसके बीच में, उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा केंद्र से और इसकी दिशा के मध्य कोण। तो इसकी दिशा कैसे होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो इसकी डायरेक्शन ये है। तो इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो थीटा कोण ऐसे बनाएगा। अब वो ऐसे अपन न्यून भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अधिक कोण भी ले सकते हैं। तो अपन ने मान लिया कि वो बिंदु P यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ रखा है। तो इसके लिए जो स्थिति सदिश दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा। ये बिंदु P रखा हुआ है, R थीटा पे है, तो R तो हो गई ये इसकी स्थिति और थीटा हो गया ये कोण। तो R थीटा स्थिति भी हो गया। इस बिंदु P पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव ये एक निकाय है। तो अभी अभी पढ़ा अपन, एक निकाय के कारण विद्युत विभव क्या आता है बिंदु पर, उन सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग। इसका मतलब पहले अपने को इसके कारण विभव निकालना है, फिर दूसरे आवेश के कारण विभव निकालना है, फिर दोनों का योग करना है। क्लियर है। तो देखो, अब अपने को क्या चाहिए कि यहाँ से इसके कारण इस पर विभव निकालेंगे। तो इसके कारण इस पर विभव के लिए अपने को एक तो आवेश का मान चाहिए और एक मध्य की दूरी, क्योंकि अपने पास होता है KQ/R। तो ये दूरी अपने को चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ये मैंने इसको मिला दिया है। तो ये तो अपना हो गया R वेक्टर। इसको मैंने मान लिया R1 और इसको मैंने मान लिया R2। अर्थात जो -Q आवेश है उससे तो बिंदु P R1 दूरी पर है और जो +Q आवेश है इससे बिंदु P R2 दूरी पर है। तो R1 और R2 दूरी पर हैं। तो इस -Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव कितना होगा,
ये भी पढ़ा था अपने कल की जब आवेश ऋणात्मक होता है तो विभव भी ऋणात्मक और आवेश धनात्मक होता है तो विभव भी धनात्मक। तो ये ऋणात्मक आवेश है तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव V1 से डिनोट किया है जो कि होगा माइनस के Q1 अपॉन R1। प्लस Q आवेश के कारण, तो ये प्लस Q आवेश के कारण कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर है, तो बनेगा V2 इजिकल्स टू प्लस है तो KQ2 अपॉन R2। तो बिंदु P पर परिणामी विभव दोनों का बीजगणितीय योग, तो कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान यहाँ से, V2 का मान यहाँ से, दोनों मान रख दिए, माइनस KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2। V इजिकल्स टू KQ तो कॉमन आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Q क्या था, समान, यहाँ लिख सकते हैं अपन, चूंकि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, ठीक है, तो यहाँ परिमाण दोनों का क्या था, समान था। तो इस स्थिति में यहाँ KQ आ गया बाहर, KQ बाहर आ गया तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, KQ1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने Q1 और Q2 को बराबर करके ऐसे लिख दिया। KQ आ गया कॉमन, KQ कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन R2 प्लस माइनस 1 अपॉन R1। अब अगर अपने को R2 और R1 के मान मिल जाएं तो अपने पास V का मान आ जाएगा। तो इस R2 और R1 के मान कहाँ से आएंगे, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो ये OP रेखा है, देखो अपने पास जो ये R है और ये 2L है, तो अपने को पता है स्टार्टिंग में जब परिभाषा अपन बताते हैं विद्युत द्विध्रुव की, तो उसमें कहते हैं कि अत्यल्प दूरी पर, इसका मतलब ये दूरी क्या है, बहुत ही कम, और बहुत कम दूरी होती है दो आवेशों के बीच में, एकदम से नगण्य के इक्वल, बहुत कम मान सकते हैं, वेरी स्मॉल। तो इस R की तुलना में तो बहुत कम है, तो R की तुलना में बहुत कम है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ से मैंने इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इस OP रेखा पर इस A और B से एक लंब डाला। देखो पहला लंब मैंने डाला AM, ये एक लंब डाल दिया है AM, लंब डाला तो ये एंगल कितना 90, इसी को आगे बढ़ाया है तिर्यक रेखा तो ये एंगल कितना थीटा। ठीक इसी प्रकार B से भी एक लंब डाला और B से एक लंब डाला तो वो डाला मैंने BN, कितना BN, ये एंगल कितना 90। तो ये लंब क्यों डाले हैं, ये दूरी बहुत कम है तो ये दूरी तो और भी कम होगी, तो जब इस A को मैं इधर खींच के लाता हूँ, मीन्स बहुत दूरी कम है, तो जो AP है वो MP के लगभग इक्वल होगी, क्योंकि ये दूरी बहुत कम है तो ये वाला एंगल बहुत कम है। तो इस स्थिति में AP का मान MP के लगभग तुल्य होगा। ठीक इसी प्रकार जब इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो देख सकते हो BP का मान NP के लगभग इक्वल होगा, लगभग बराबर होगा NP के। तो इस प्रकार से अगर अपने को MP मिल जाए तो AP मिल जाएगा, और इसी प्रकार NP मिल जाए तो BP मिल जाएगा, मीन्स R2 मिल जाएगा। तो MP अपने को कैसे मिल सकता है, देखो MP दो खंडों का योग है, एक तो OM और एक OP है, क्या OM प्लस OP बराबर MP। OP तो पता है अपने को R, OM नहीं पता, वो अपन इस त्रिभुज से निकाल लेंगे। ठीक उसी प्रकार NP निकालना है तो NP तो OP माइनस ON है क्या, देखो इसमें से ये माइनस कर दूं तो यही बचेगा, तो OP में से अगर आप ON माइनस कर देते हो तो NP मिल जाएगा, और OP तो पता है R, तो ON अपन इस त्रिभुज से निकाल लेंगे जैसे ये निकालेंगे। तो ये अगर OM और ON मिल जाते हैं तो अपने को MP और NP मिल जाएंगे, और MP मिल गया तो AP मीन्स R1 मिल गया, और NP मिल गया तो BP मीन्स R2 मिल गया। ठीक है, तो देखो वही अपने बताया है कि रेखा OP पर बिंदु A व B से लंब AM व BN खींचते हैं, R ग्रेटर देन 2L है, तो AP लगभग MP के और BP लगभग NP के। ज्यामिति से ये भी मैंने बताया कि MP जो है वो दो का योग है, OP प्लस OM, तो MP को तो R1 कह सकते हैं क्योंकि AP के बराबर है, बराबर OP R और OM ऐसा कैसा। OM का मान निकालना है तो OM के लिए इस त्रिभुज से चलते हैं अपन,
ओ एम के लिए इस त्रिभुज पे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो यहाँ से कोस थीटा, देखो ओ एम निकालना है ये पता है, मीन्स ये है अपने पास आधार और ये है कर्ण। आधार और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार निकालना है, कर्ण पता है एल, क्योंकि टोटल लंबाई 12 थी ना, तो अपने पास क्या बचा, कोस थीटा बराबर ओ एम बटे ओ ए। तो ओ एम बराबर ओ ए का मान एल और कोस थीटा, ये मान यहां रखा तो R1 मिल गया, R प्लस एल कोस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अपन R2 निकालेंगे, तो उसके लिए NP क्या था, ये है NP, ये है OP माइनस ON, OP माइनस ON, और ON OP का मान तो R है, ON का निकालना है, ON का इस त्रिभुज से, पुनः देखो ON हो गया आधार थीटा से जुड़ा हुआ है, और ये पता है अपने को कर्ण, पुनः यहाँ पे क्या लगेगा कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो वैसे अपने निकाला है, तो ये देखिए अपने पास NP इज इक्वल्स टू OP माइनस ON, तो R2, NP को R2 कह दिया क्योंकि वो BP के बराबर है, R2 इज इक्वल्स टू R माइनस ON, ON का मान उस त्रिभुज से निकालेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा बराबर ON बटे OB, तो ON इज इक्वल्स टू L, OB का मान L कोस थीटा, ये मान यहाँ रखा तो R2 बराबर मिला R माइनस L कोस थीटा। तो देखो R1 मिल गया, R2 मिल गया, दोनों मिल गए, इसको अब अपन ने इस समीकरण में रखते हैं, V बराबर KQ 1/R2 माइनस 1/R1, इसमें रखते हैं, तो R2 का मान पहले रखा है, तो V इज इक्वल्स टू KQ R माइनस एल कोस थीटा माइनस 1/R प्लस एल कोस थीटा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लोगे तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ बचेगा R प्लस एल कोस थीटा, यहाँ बचेगा R माइनस एल कोस थीटा, लेकिन माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस R प्लस एल कोस थीटा, R से R कैंसिल आउट हो गया, एल कोस थीटा क्या बन गए 2L कोस थीटा, और नीचे बन गया A प्लस बी A माइनस बी, मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, A माइनस बी प्लस मल्टीप्लाई A प्लस बी होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वो लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से लिख रहे हैं कि R जो है वो 2L की तुलना में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसके जो उच्च घातें होंगी वो R की उच्च घातों की तुलना में बहुत ही कम होंगी, और साथ ही कोस थीटा की फॉर्म भी है, थीटा अत्यल्प होगा, तो उस स्थिति में इसका L भी अल्प है थीटा भी अल्प है, तो इसका जो रिजल्ट है वो R स्क्वायर की तुलना में बहुत ही कम आएगा इस समीकरण के अनुसार। इसमें तो इसमें L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को R स्क्वायर की उच्च घातों की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मानेंगे तो क्या बचेगा KQ 2L कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये बचा अपने पास में। चूंकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा था, एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल, तो एक आवेश का परिमाण Q, दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल 2L, तो Q इंटू 2L बराबर P, P होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो इस Q इंटू 2L की जगह क्या लिख सकते हो P, तो V बराबर क्या बचेगा KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, K का मान रख दिया, V इक्वल्स टू 1/4πε0 P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जो व्यंजक आया है ये आया है द्विध्रुव के केंद्र से R थीटा दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, अब इस थीटा की अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, कैसे, यदि बिंदु P जो है वो अक्ष पर स्थित हो, कहाँ पे हो, अक्ष पर होने का मतलब ये बिंदु P यहाँ हो, जब बिंदु P यहाँ होगा तो इनके मध्य का बना कोण है 0 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना होगा 0, थीटा 0 तो कोस 0 तो 1 होता है, तो कोस 0 1, तो यहाँ से इस समीकरण से मिलेगा V बराबर KP अपॉन R स्क्वायर। इस स्थिति में ये मैक्सिमम होगा। यदि बिंदु P द्विध्रुव की निरक्ष पर हो, परपेंडिकुलरली निरक्ष होती है मूल बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा, मीन्स ये यहाँ हो बिल्कुल लंबवत, इसके यहाँ पे लंबवत, जब यहाँ होगा तो थीटा 90, और 90 तो कोस 90 का मान कितना 0,
cos 90 0, तो v बराबर भी कितना इस समीकरण से 0, अर्थात निरक्ष पर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से द्विध्रुव के कारण अपन विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। अब द्विध्रुव की तुलना अपन एकल आवेश से करें तो क्या मिलता है, देखो द्विध्रुव के कारण r थीटा पर विभव v बराबर KQ2L cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और एकल आवेश के कारण अपन ने कल पढ़ा था एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित विभव v डैश से लिखा मैंने, तो v डैश बराबर बन गया KQ अपॉन r। तो इस KQ और एक r के लिए मैं v डैश लिख सकता हूं, तो मेरे को मिलेगा v बराबर v डैश 2L cos थीटा अपॉन r। अर्थात है कि यहाँ से पॉइंट कह सकते हैं अपने कि समान दूरी के लिए अगर मैं बात करूं द्विध्रुव के कारण और एकल आवेश के कारण विद्युत विभव की, तो जो एक द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव है वो एकल आवेश के कारण विद्युत विभव का 2L cos थीटा अपॉन r गुणा होता है। तो इस प्रकार से अपने पास ये था द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ओके, नेक्स्ट अपने कुछ डाउट्स थे आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, अपन उनकी चर्चा करते हैं। देखें अपना क्वेश्चन था कि चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई प्लस 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। विद्युत फ्लक्स निकालना है, इस फ्लक्स से कितना गुजरेगा। तो दे क्या रखा अपने को आवेश दे रखा है Q बराबर है प्लस 10 माइक्रोकूलम, और इसको चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। अब देखो ये अपने गाउस के नियमानुसार देखें कि इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो उसके लिए अपने को एक परिबद्ध अपन कह सकते हैं काल्पनिक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि ये जो देखो बिंदु है इससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर की एक फलक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक घन का एक फलक है, तो घन का फलक है, तो इस स्थिति में एक 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक घन मान सकते हैं अपन। ये अपन पास एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब ये बिंदु यहां रखा हुआ है, बिंदु P, फलक है इसकी 10 सेंटीमीटर चौड़ी, तो ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, तो मैं कह सकता हूं इससे ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हो गया, और 5 इससे ऊपर हो गया तो दूसरी फलक आ जाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई भी तो 10 सेंटीमीटर है। तो मैं ये मान सकता हूं क्या कि ये इसके केंद्र पर स्थित है, और जब इसके केंद्र पर ये बिंदु स्थित है तो इस स्थिति में यहाँ पे आवेश रखा हुआ है, कितना आवेश रखा हुआ बिंदु P पर प्लस का 10 माइक्रोकूलम। तो इसके कारण जितना फ्लक्स इस पूरे गाउसियन पृष्ठ से निकलेगा वो कितना, वो हम लोग जानते हैं फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सभी से, लेकिन अपने को तो एक फलक से निकालना है, तो इसमें कितनी फलक है टोटल 6, तो एक फलक से कितना, तो एक फलक से कुल फ्लक्स हो जाएगा, ये तो अपने पास क्या हो जाएगा कुल निर्गत फ्लक्स से, तो एक फलक से निर्गत फ्लक्स से क्या होगा 6 का इतना, तो 1 का 6 से डिवाइड कर देंगे तो फाई ई डैश बराबर क्या मिलेगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, इस एक फलक से निर्गत फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये सिर्फ इतने काम आते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, ये यहाँ पे स्थित है इसके मध्य भाग में, क्योंकि टोटल 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 ऊंचाई, 10 चौड़ाई, ये इससे 5 है, तो 5 है बिल्कुल इसके केंद्र में, क्योंकि इससे 5 ऊपर और जाएंगे तो ऊपर वाली सतह आ जाएगी। तो Q का मान रख दो, एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो, तो फाई ई डैश बराबर क्या मिलेगा, Q का मान है 10 गुणा 10⁻⁻6 और अपॉन में 6 और गुणा में जो अपना मान होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणा 10⁻⁻12, ठीक है। ये अपने को मान इसका मिलता है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने को
1/6 इंटू 8.85 कैलकुलेशन है, इसको आप कर सकते हैं इजीली। तो अपने को इसको जब सोल्व करूंगा मैं तो देखो मान मिलता है, जब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 10 टू पावर कितनी हो गई, -6 -12 ऊपर गई +12, तो प्लस की 6 बच गई अपने पास। और 10 को 6 इंटू 8.85 से डिवाइड करेंगे अपन तो अपने को वैल्यू मिलती है 0.188 इंटू 10 टू पावर 6। इसका मात्रक क्या होता है, फ्लक्स का मात्रक अपने पास में क्या था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट को इधर खिसकाएं तो 1.88 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन को आप करने से पहले एक बार उसको अच्छे से पढ़ें कि किस प्रकार से हो सकता है, ये उसकी संभावनाएं देखें। तो ये फ्लक्स की बात चले तो गाउस का नियम के अनुसार ये इसको अपन सोल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ध्यान से देखेंगे इसको और सोल्व एक बार फिर से करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र 55 वोल्ट पर मीटर हो तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास में एक तो दे रखा है उनका क्षेत्रफल, तो देखो क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है एरिया प्लेटों का 1 मीटर स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है r 0.05 मीटर। दोनों पर आवेश समान है, Q1 Q2 समान है लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं। दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो दे रखा है वो दे रखा है 55 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र की एक इकाई होती है और अपने वहां पे क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की एक इकाई क्या थी, विद्युत क्षेत्र F अपॉन में क्या था, Q। तो F अपॉन में Q था न्यूटन पर कूलम, उसी के अनुसार वोल्ट पर मीटर भी एक इकाई होती है। तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात करो, Q का मान अपने को ज्ञात करना है। तो ऐसे एक दो प्लेटें हैं, धात्विक हैं। देखिए आप कह रहे हैं धात्विक प्लेट है, इसका मतलब है उस पर जो आवेश है वो आवेश उसकी सतह पर फैला हुआ है। इसकी सतह पर फैला हुआ, एक पर प्लस है तो दूसरे पर क्या है माइनस। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का, तो एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है जिसकी दिशा प्लस से माइनस होती है। ठीक है, तो यहाँ पृष्ठ धात्विक है तो कौन सा आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। कौन सा होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व है। और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है क्या, ये पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ जनरेट होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना, तो कोई धात्विक प्लेट है उसके कारण उनके मध्य विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो उसकी दूरी पर निर्भर नहीं करता। अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि वो अपने पास होता है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। धात्विक पृष्ठ मतलब चालक है, अचालक होता है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन चालक है इसलिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान यहाँ से तो ये बन गया E इज इक्वल्स टू सिग्मा का मान रखा तो Q और अपॉन में A और एप्सिलॉन नॉट। देखो E का मान दे रखा है, ये रहा, Q का मान पूछा है, A का मान दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट का मान अपने को पता है, तो सभी मान रखेंगे तो Q बराबर मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू अपने को मिलता है A E एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलता है, A E एप्सिलॉन नॉट। और इनको सभी को अपने वैल्यू रखते हैं। देखो वैल्यू रखा तो Q बराबर मिला A का मान 1, E का मान 55 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो Q को इसको सोल्व किया अपन ने, 55 को 8.85 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो, और फिर अपने पास वैल्यू मिलेगी। वैल्यyou अपने को क्या मिलता है, वैल्यू अपने को मिलता है 0.0487 इंटू 10⁻⁻12।
और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.2 है, इसको आप इधर खिसकाएं तो अपने को क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा अपने को, तो ये 14 मिलेगी इसमें पावर 14। तो इसको अपन इधर खिसकाएं तो इधर खिसकाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को रिजल्ट मिलता है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर इसका कुछ इस प्रकार मिलेगा 486.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ये आंसर मिलता है इसका। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू मिलेगा, पॉइंट को इधर खिसकाएं तो 86 इंटू 10⁻⁻12 और चार्ज कितना, यूनिट कितनी, कूलम। यहाँ पे लास्ट में अपने को जो आंसर लिखते हो वहाँ पे आंसर की जो इकाई होती है वो लिखना बेहद ही आवश्यक है, वरना इसके वार्षिक परीक्षा में, एनुअल एग्जाम में इसके नंबर कट होते हैं। तो ये अपने पास इसके कैलकुलेशन अपन कर लेंगे, आगे कर लेंगे तो ये मान प्राप्त होता है। तो पहले क्वेश्चन को अपन समझें, क्वेश्चन को समझ के क्या दे रखा है, कैसे क्या अपने से निकलवा रहा है, क्या अपने को चाहिए, वो उसके अनुसार वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या था कि एक 9 × 10⁻⁻5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 × 10⁻⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा गया है, तो कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे ना गिरे। एक परत है अपनी, वो इस प्रकार से मान ली ये परत है, ठीक है, समरूप आवेशित है। तो यहाँ पे देखो कोई धात्विक नहीं कहा इन्होंने, कोई पट्टिका नहीं कहा है, इसका मतलब ये परत है तो कैसी होगी, अचालक होगी, और परत होगी तो उस पर आवेश इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस आवेश घनत्व का नाम है सिग्मा। तो इसके कारण क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। तो पहले तो अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो देखो। एक अपने को मास दे रखा है 9 × 10⁻⁵ ग्राम, चेंज कर लो इसको केजी में, 9 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ kg। सिग्मा दे रखा है 5 × 10⁻⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, Q का मान पूछा है अपने को। अब देखो इसके ऊपर है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ कोई m द्रव्यमान का कोई कण है तो वो नीचे की ओर गिरना चाह रहा है लेकिन गिर नहीं रहा। कब नहीं गिर रहा, जब इस पर नीचे की तरफ से कोई भी बल लगेगा। ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, जब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, मीन्स भार होता है, उसका भार कितना, mg। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो बल लगा वो mg नीचे की तरफ, ये नीचे नहीं गिर पा रहा है, इसका मतलब इसको एक अन्य बल संतुलित कर रहा है। वो बल कौन सा, देखो ये एक प्लेट है, इस प्लेट का एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो प्लेट से कुछ दूरी पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है σ/2ε0। क्या होता है, σ/2ε0। इस विद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ है तो इस पर विद्युत बल लगेगा। भाई विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण रखा होता है तो उस पर क्या लगेगा, विद्युत बल। तो बल लगा है, इसका मतलब यहां विद्युत बल है F = QE। कौन सा बल है, F = QE, ये बल तो विद्युत बल। और जो अपना भार है F = W = कौन सा, mg, ये नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये गिरे नहीं, गिरेगा कब नहीं, जब ये दोनों बल संतुलित होंगे, ये इसको संतुलित करेगा। इसका मतलब संतुलन अवस्था में क्या होगा, QE बराबर किसके होगा, mg के। QE बराबर किसके होगा, mg के। अब यहाँ पे अपने को देखो Q का मान तो निकालना है, तो Q बराबर हो जाएगा mg/E। E का मान σ/2ε0। देखो सिग्मा दे रखा है अपने को, ε0 पता है, m का मान दे रखा है, g का भी अपने को पता है। तो देखो क्या बना, mg/E का मान रखा σ/2ε0, ये अपने को मिलता है। सारे मान रखें तो Q बराबर मिलेगा, m का मान 9 × 10⁻⁸, g का मान
राउंड फिगर में अपन 10 रख लें, मल्टीप्लाई 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10⁻⁻12 है, और सिग्मा का मान भी दे रखा है 5 गुणा 10⁻⁻5। ठीक है, सोल्व कर लें इसको। सोल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 9 दूनी 18, ठीक है, और 18 मल्टीप्लाई 8.85 और अपॉन में 5। पावर्स को एक साइड कर लें, तो पावर्स को एक साइड करेंगे तो -8 और -12 माइनस के 20 हो गए, और प्लस का नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का 5 तो 15, और एक ये रहा 16। तो ये अपने पास में सॉरी -8 -12 बने माइनस के 20, -20 से ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 5 तो माइनस के 15, और एक ये तो माइनस के 14 बचेंगे कूलम। इस कैलकुलेशन को अपन सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो अपने को मिलता है Q इज इक्वल्स टू 31.86 गुणा 10⁻⁻14 कूलम, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3.18 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। ये आपका आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें, उसके बाद क्या दे रखा है, कैसे अपने को निकालना है, उसके अनुसार अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके आंसर आपके अलग भी आ सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे 10 की जगह g का मान 9.8 ले रखा हो, तो उससे कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, थोड़ा बहुत पॉइंटों में कुछ डिफरेंस आएगा। तो ये उस आवेश का मान है जो इस द्रव्यमान वाला जो कण इस पे है, जिससे कि ये नीचे नहीं गिर रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हैं। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।